Assalamu alaikum. Welcome back in this video lecture series of nomadic empires. Today we are going to discuss the topic mini empires after चंगेज़ खान। तो लास्ट लेक्चर्स में हमने डिस्कस किया था कुबलाई खान के बारे में, किस तरह से उसने साउथ एंड नॉर्थ चाइना को यूनाइट किया और वहाँ पे अपनी एक कैपिटल सिटी भी बनाई थी और काफ़ी देर तक वहाँ पे उसने और उसके सक्सेसर्स ने रूल किया। तो कुबलाई खान के बारे में एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर ये समझा जाता है कि उसने चाइना का ही जो सिस्टम था, कल्चर था, एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर था, वही अडॉप्ट किया। तो मंगोल्स का जो ट्रेडिशन था एम्पायर या एडमिनिस्ट्रेशन का, वो कोई स्टेबल नहीं था क्योंकि वो नोमैड्स थे और नोमैड्स में सिर्फ ट्राइबल रूल्स होते हैं, ट्राइबल लॉज होते हैं। तो एडमिनिस्ट्रेशन का कोई खास एक्सपीरियंस भी नहीं था और ना ही कोई फर्म रूल्स थे। इसलिए जहाँ जहाँ उन्होंने रूल किया, जहाँ जहाँ पे उन्होंने एम्पायर को एक्सटेंड किया, वहाँ वहाँ पे उन्होंने वही सिस्टम अडॉप्ट किया जो वहाँ पे था। जैसे इराक और ईरान में ऑलरेडी पॉलिटिकल सिस्टम स्टेबल था उनसे पहले, तो वहाँ का सिस्टम भी कंटिन्यू वही रहा, सिर्फ रूलर्स बदल गए। सिमिलरली चाइना में जो सिस्टम था रूलर्स का, एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर था, वहाँ पे कुबलाई खान ने वही सिस्टम अडॉप्ट किया with certain changes and with the help of what we call Chinese administrators or nobles. तो उसके टाइम पे एक इम्पॉर्टेंट ये हुआ था, इम्पॉर्टेंट इवेंट था, दैट वाज विजिटिंग ऑफ मार्को पोलो। मार्को पोलो, द इटालियन ट्रैवलर हु विजिटेड चाइना and rest of the worlds for almost half of the life, half of his life. Even he spent almost 17 years at the court of Kublai Khan and remained an important officer in the court of Kublai Khan. तो कुबलाई खान की गवर्नमेंट में उसने काफ़ी टाइम भी गुजारा, काफ़ी सारी प्लेसेस को विजिट भी किया, उसके काफ़ी फीचर्स भी उसने फिर याद भी रखे और जो बाद में एक बुक में कन्वर्ट हो गई जिसका नाम था द ट्रैवल्स ऑफ द मार्को पोलो। लेकिन यूरोप में जब यही बुक, यही फैक्ट्स बताए गए कुबलाई खान और चाइना के बारे में, तो बहुत सारे लोगों ने उस पर यकीन ही नहीं किया। बल्कि मॉडर्न स्कॉलर्स कुछ ये भी मानते हैं कि मार्को पोलो वहाँ गया ही नहीं है, बल्कि उसने ये बातें सुनी है तब जाके उसके जहन में है। तो इसका मतलब ये हुआ बहुत सारी चीज़ें ऐसी भी है जो मार्को पोलो ने दी है लेकिन उस पर यकीन नहीं किया लोगों ने। सिमिलरली जो मार्को पोलो था, डेथ बेड पे उससे पूछा गया कि आपने जो कुछ भी कहा क्या वो सच है? तो उसने जवाब में कहा जितना मैंने कहा वो जो जितना भी मैंने कहा वो आधे से भी कम है, यानी मैंने पूरा उसके बारे में डिस्क्राइब नहीं किया, पूरा मैंने नहीं बताया है। तो खैर काफ़ी वास्ट डिस्क्रिप्शन देता है वो कुबलाई खान की गवर्नमेंट के बारे में, उसके जो कैपिटल सिटी थी उसके बारे में, उसकी आर्मी के बारे में, कल्चर के बारे में, उसकी यूनिवर्सिटी के बारे में। तो मार्को पोलो का ये अकाउंट काफ़ी इम्पॉर्टेंट है इन टर्म्स ऑफ मंगोल एम्पायर, क्योंकि मंगोल एम्पायर का ये एक इम्पॉर्टेंट सोर्स है जिससे हमें बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिलती है। तो चलिए आज का इस टॉपिक का जो नेक्स्ट पार्ट है वो कंटिन्यू करेंगे और इस टॉपिक में हम पढ़ेंगे मिनी एम्पायर्स आफ्टर चंगेज़ खान। तो कुबलाई खान, जैसा मैंने पहले भी कहा, वो रूल कर रहा था नॉर्थ एंड साउथ चाइना को। वहाँ पे उसने अपनी जो कैपिटल सिटी बनाई थी जिसको खान बालिक कहते थे, और आज इसी खान बालिक के आसपास या वहीं पे जो चाइना है उसकी मॉडर्न कैपिटल सिटी है बीजिंग। तो ये जो छोटी छोटी किंगडम्स एम्पायर्स बनी, हालांकि ये पार्ट्स थे, ना कि हम कहेंगे किंगडम्स, क्योंकि वो इंडिपेंडेंटली रूल तो कर रहे थे लेकिन एक खान उनमें होता था जो सब ऑर्डिनेट रखता था बाकी लोगों को, यानी वो ग्रेट खान कहलाता था, आख खाकान भी कहलाता था। तो इन जो मिनी एम्पायर्स चार बनी, चार सन्स के जो डिवाइड किया गया, चार सन्स में डिवाइड किया, इनको खानेट्स कहते हैं। तो वेस्ट ऑफ चाइना वाज दी चगताई खानेट which was named for after चंगेज़ खान सन चगताई। एक खानेट का नाम था जो चाइना के वेस्टर्न पार्ट साइड में था, वेस्टर्न साइड में था, इसको चगताई खानेट कहते थे। और ये स्टार्ट हुई थी 1185 से लेकर
1242 तक, जब यहाँ पे चगताई रूल करा था और बाद में उसके सक्सेसर्स ने भी रूल किया। तो इसी तरह से यहाँ के जो रूलर्स थे, यानी चगताई के बाद जो सक्सेसर्स थे इस एरिया में, दे वर कॉल्ड चगताइदिस। इसमें अगर आज के हिसाब से देखेंगे कौन कौन सी टेरिटरी थी, तो इसमें मोस्ट ऑफ द ट्रांस ऑक्जीनिया, जिसको मावाउन नहर भी कहते हैं, तो ट्रांस ऑक्जीनिया बेसिकली उन टेरिटरीज, उन लैंड्स, उन कंट्रीज, रीजन्स का नाम है जो रिवर ऑक्सस के वेस्टर्न और नॉर्दर्न साइड में है। यानी रिवर ऑक्सस का जो वेस्टर्न साइड है और उसका नॉर्दर्न साइड है, वहाँ पे जितनी भी टेरिटरीज है उन सबको कहते थे चगताई खानेट। तो वहाँ पे रूल किया चगताइदिस ने। ये ऑलमोस्ट सेंट्रल एशिया का हार्ट है। सेंट्रल एशिया जो उसका इंटरनल पार्ट है, ये खानेट वहाँ पे थी। इसके साथ साथ जो चगताई खानेट थी उसके नॉर्दर्न साइड में था गोल्डन हॉर्ड। तो गोल्डन हॉर्ड के बारे में इतना बता दें, जो रशिया का पार्ट मंगोल्स के कंट्रोल में आया था, जिस पे रशिया मंगोल्स ने रूल किया था या वहाँ पे उसको कंट्रोल किया। हालांकि वहाँ पे उन्होंने टेंट बनाया था, वो टेम्परेरी थे, उन्होंने कोई परमानेंट रूल एस्टैब्लिश नहीं किया, बल्कि जो रशियन एम्परर्स थे या रशियन रूलर्स थे उनसे उन्होंने सिर्फ ट्रिब्यूट्स लिए, रिचेस लिए, वेल्थ लिया और ये पेमेंट्स हर साल लिया करते थे। लेकिन जहाँ तक भी उनका रूल रहा, कंट्रोल रहा, जो उनके हाथ में था, जो उनके कंट्रोल में था, उसको बोलते हैं गोल्डन हॉर्ड। गोल्डन हॉर्ड का मतलब ही होता है जो मिनी एम्पायर होती है, छोटी सी एम्पायर। तो ये कहाँ से स्टार्ट होती थी? ये सेंट्रल रशिया में थी मोस्टली, और इसमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ थी वो थी मॉस्को एंड कीव। ये वो सिटीज़ थी जो काफ़ी मशहूर थी गोल्डन हॉर्ड में, और रशियन पार्ट जो मंगल एम्पायर का था इसी को बोलते हैं गोल्डन हॉर्ड। यहाँ पे बत्तू, उसके डिसेंडेंट्स यहाँ पे रूल कर रहे थे। मोस्टली वो कलेक्ट करते थे, जैसा मैंने पहले भी कहा, रशियन प्रिंसेस से वो कलेक्ट करते थे ट्रिब्यूट्स, यानी वेल्थ पैसा और कुछ नहीं। बाकी इंटरनली वो रूल कर सकते थे, लेकिन वो पार्ट जो मंगोल्स के कंट्रोल में था उसको गोल्डन हॉर्ड कहते हैं। सो द लास्ट ऑफ द फोर मिनी एम्पायर्स वाज द इलखानित्स, दैट इज सेंटर्ड इन पर्शिया एंड फाउंडेड बाय हलागू। हलागू खान, जो कि बहुत रूथलेस रूलर समझा जाता था, उसने जहाँ जहाँ रूल किया, जहाँ पे भी कॉन्कर किया, जहाँ जो भी पार्ट्स उसके कंट्रोल में आए, दे वर कॉल्ड एज इलखानेट्स। इलखानेट का मतलब होता है लेसर प्रिंस, यानी वो खुद को कभी ग्रेट खान नहीं समझता था तब तक जब तक कि बाकी रूल कर रहे थे। जैसे मोंके था या कुबलाई था या उससे पहले ओगताई था। तो जो भी ग्रेट खान होता था उसको वो मानते थे ग्रेट खान, और खुद को वो समझते थे सबऑर्डिनेट किंग। हालांकि वो जहाँ पे उनका कंट्रोल था वहाँ पे वो खुद ही रूल करते थे, वहाँ पे सारे डिसीजंस वही लेते थे, लेकिन ओवरऑल जो पूरी एम्पायर थी वहाँ पे वो सबऑर्डिनेट समझे जाते थे। सो मंगोल्स जो रूल कर रहे थे, इलखानेट यानी ये पार्ट वाला जहाँ पे पर्शिया का मोस्ट ऑफ द पार्ट है, तो उसको, उन रूलर्स को कहते थे इलखानेट्स। यानी इलखानेट्स वो रूलर्स थे, वो मंगोल्स थे जिन्होंने इलखानेट पे रूल किया, जो उनके कंट्रोल में थी। तो इसकी पहली कैपिटल जो थी वो थी तबरीज़, जो कि आज ईरान है। तो ईरान में जो कैपिटल सिटी थी तबरीज़, वो इलखानस की या इलखानीड्स की कैपिटल सिटी थी। इसी तरह से जो ओलजैतू था वो डिसेंडेंट था हलागू खान का। बाद में उसने अपनी कैपिटल सिटी को बदल दिया और रख दिया सुल्तानिया। तो ज़्यादा दूर नहीं है, एक दूसरे से करीब ही है, लेकिन उसने अपनी कैपिटल सिटी शिफ्ट कर दी। कहाँ से? फ्रॉम तबरेज़ टू सुल्तानिया। ये है मैप मंगोल एम्पायर का, जो सबसे बड़ी थी, यानी जिस टाइम पे सबसे लेंथी थी, यानी 1300 सीई में। उस टाइम पे आप देख सकते हैं चार बड़े पार्ट्स, चार बड़ी किंगडम्स, चार बड़ी एम्पायर्स इस मंगोल एम्पायर की। एक तो है गोल्डन हॉर्ड जो रशियन पार्ट है, चगताई खानेट जो कि आपको सेंट्रल पार्ट नज़र आएगा, यूहान डायनास्टी यानी कुबलाई खान की, और इल खानेट जैसा मैंने अभी थोड़ी देर पहले बोला ईरान वाला पार्ट। तो इससे पता चलता है ये एम्पायर कितनी बड़ी थी और इनमें से कौन से खान बड़े थे। तो ओबेसली जो खान ग्रेट कहलाता था
ओखान या खाकान, तो उसकी एम्पायर मोस्टली थोड़ी बड़ी होती थी। यहाँ आप यूहान डायनास्टी को देख सकते हैं, वो दिखने में दूर से ही बड़ी लगती है। तो कुबलाई खान की एम्पायर इस टाइम पे बड़ी थी। अब हमारा टॉपिक है सोशल, पॉलिटिकल एंड मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशंस ऑफ द मंगोल्स। कैसा सिस्टम, कैसा पॉलिटिक्स और किस तरह की आर्मी थी मंगोल्स के पास। मंगोल्स के बारे में इतना बता दें कि उनकी आर्मी की वजह से ही इतनी बड़ी वास्ट एम्पायर क्रिएट की गई। पहले सिर्फ मंगोल्स आर्मी में थे, जैसे जैसे नई टेरिटरीज की तरफ रूल बढ़ता गया वैसे वैसे नए लोग आर्मी में रिक्रूट होते गए। तो जो लोग सरेंडर करते थे, जो किंग्स सरेंडर करते थे, उनकी आर्मीज भी जुड़ जाती थी मंगोल्स के साथ। मंगोल्स में एक खास बात थी, वो डिसिप्लिनड थे। यानी जब बैटल लड़ते थे, जो ऑर्डर्स होते थे वही वो फॉलो करते थे। खुद वो अपना डिसीजन नहीं लेते थे, एक्सेप्ट इन वी कैन से एक्सट्रीम केसेस। यानी जब लीडर नहीं है, जब किंग मर गया, तो ऐसी सिचुएशन में जो जनरल्स होते थे वो मोस्टली डिसीजन लेते थे। अदरवाइज ये किंग्स का डिसीजन होता था कि कहाँ पे कैसे आपको लड़ना है और कैसे अटैक्स करना है। मंगोल्स का एक ट्रेंड था, वो दुश्मन को जिसको हम कहते हैं एक तरीके से वो फंसाना, यानी वो अपने दुश्मनों को फंसाते थे। कैसे? पहले वो 3 हिस्सों में बढ़ जाते थे। एक था फ्रंट पोर्शन, दूसरा था राइट विंग और तीसरी थी लेफ्ट विंग। जो फ्रंट विंग होती है वो क्या करती थी, दुश्मनों पे हमला, और जैसे ही हमला किया वो भाग जाते थे, वापस चले जाते थे दूर। और ऑलरेडी ऐसी जगह सेलेक्ट की जाती थी, उन्होंने की होती थी सेलेक्ट, जहाँ पे दुश्मन को चारों तरफ से हम पकड़ सकते हैं, घेरा डाल सकते हैं। तो वो भाग जाते थे, ओबेसली दुश्मन उनके पीछे भागता था। तो एक स्टेज, एक पॉइंट ऐसा आता था जहाँ पे 2 विंग्स ऑलरेडी तैयार होती थी। तो मोस्टली ये माउंटेनस रीजन्स में होता था, यानी जहाँ पे माउंटेन्स हो, जहाँ पे भागने का मौका ना हो। फिर जैसे ही वो उस पॉइंट पे पहुंच जाते थे, इन एनिमीज ये चारों तरफ से हमले करते थे और इस तरह से उन दुश्मनों को हराते थे और मार देते थे। कभी कभार उल्टा भी पड़ता था, जैसे बाद में टर्कस ने यही ट्रेंड मंगोल्स के साथ यूज़ किया, उनको इसी तरह से फंसाया। तो कहीं पे उन्हें सेज सिस्टम भी यूज़ करना पड़ा। सेज मतलब क्या होता है, किसी सिटी को चारों तरफ से घेरना और तमाम सप्लाई को रोक देना, यहाँ तक कि पानी को भी रोक देना, ताकि जो अंदर सिटी में रहने वाले रूलर्स हैं या लोग हैं वो बिना लड़े ही मर जाएं, भूख की वजह से, पानी की वजह से या किसी और रीज़न से अंदर ही अंदर मर जाएं। फिर आसानी होगी, कमज़ोर होंगे वो और हम हमला करेंगे आराम से। तो ये ट्रेंड था मंगोल्स का। मंगोल्स में एक और बात थी, जो मंगोल आर्मी थी यूजुअली, ये कभी एक दूसरे से झूठ नहीं बोलते थे, क्योंकि इन्हें पता था झूठ की सज़ा सिर्फ एक ही है, वो होती है अपनी बॉडी से हेड काटना, आई मीन टू से डेथ। तो इनको डेथ पता था कि अगर हमने अपने आप से, अपने जनरल से या अपने किसी से भी पार्टनर से, रिलेटिव से झूठ बोला तो उसकी सज़ा मौत होगी। और सच बोलने के लिए इनको रिवार्ड्स भी मिलते थे। जैसे मैं एक एग्जाम्पल दूंगा, तो चंगेज़ खान ने एक टाइम पे पकड़ लिया एक पर्सन को जिसने कुछ गलत किया था, जिसने रूल्स फॉलो नहीं किए थे आर्मी में बैटल्स के दौरान। तो उसने सिंपली बोला एक पर्सन ऐसा है जिसने ऐसा किया है, बताइए वो कौन है। तो एक पर्सन बाहर आया, उसने बोला मैंने किया। तो उसको रिवॉर्ड मिला, उसको फिर इसके लिए जो है जनरल बनाया गया बाद में आर्मी का। तो ये रिवॉर्ड था सच बोलने वालों के लिए और डेथ रिवॉर्ड था झूठ बोलने वालों के लिए। और सबसे खास बात और एक थी, वो था टेरर, जो कि पहले में भी मैं बोल चुका हूँ। ये दुश्मन को जंग से पहले डराते थे। कैसे? सिटीज़ को तबाह करके, लोगों को मारकर, बल्कि उनकी लाशें सड़कों पे फेंक कर। कभी कभार तो ये डिजीज़ का भी इस्तेमाल करते थे। मतलब एक बार ऐसा भी हुआ जब चाइना में एक डिजीज़ फैल गई, प्लाग, तो उस डिजीज़ की वजह से लोग मरने लगे। तो ये उन इन्फेक्टेड मंगोल सोल्जर्स को किसी सिटी में मरने के बाद फेंक देते थे। जब वो मर जाता तो उसको सिटी में फेंक देते थे, ताकि जहाँ जो वो लोग हैं वो मर जाएंगे अपने आप ही, फिर हमें हमला करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ये भी ट्रेंड्स थे मंगोल्स में। और एक तरीका था, अगर कोई मंगोल सोल्जर
अपने किंग का, अपने खान की बात नहीं मानता। मरना तो था, लेकिन कुछ स्टेप्स पहले थे। अगर वो नहीं मानता या डिसिप्लिन नहीं रहता, बैटल में उसने कोई गलती की है या ऑर्डर्स को फॉलो करने में कोई मिस्टेक की है, तो उसको सज़ा देने के स्टेप्स थे। पहला स्टेप था 3 कोड़े, दूसरा स्टेप था 7 कोड़े, तीसरा स्टेप था 37 कोड़े। यानी पहली बार जब वो उसको कहते वो नहीं मानता तो 3 कोड़े, दूसरी बार जब पता चला कि उसने फिर नहीं माना तो 7 कोड़े, इसी तरह से जब तीसरी बार उसको कहा उसने नहीं माना तो 37 कोड़े, इसी तरह से जब उसने फिर भी नहीं माना तो डेथ। ये सिर्फ मंगोल्स के लिए था, ना कि उन सोल्जर्स के लिए जिनको रिक्रूट किया गया फ्रॉम द अदर एम्परर्स। तो खैर, मंगोल आर्मी जो चंगेज़ खान ने स्टार्ट की थी वो डाइवर्स थी, यानी डिफरेंट ग्रुप से ली गई थी। उनमें टर्किश थे, उनमें ऑयगर्स थे, उनमें कैरियट्स थे, उनमें मंगोल्स थे, उनमें चाइनीज़ भी थे। तो डिफरेंट वेराइटीज़, यहाँ तक कि रशियन सोल्जर्स भी थे। तो आर्मी में मैंने पहले भी कहा, जहाँ जहाँ उन्होंने रूल किया, जहाँ जहाँ पे उनके कंट्रोल में आया, वहाँ वहाँ पे आर्मी को उन्होंने ज़्यादा रिक्रूट किया। इस तरह से मंगोल्स की आर्मी लैक्स में थी। और मंगोल आर्मी में और एक ख़ास बात थी, जब ये हमला करते थे तो बच्चे और औरतें भी इनकी लड़ती थी, यानी वो भी आर्मी में इंक्लूड होते। कभी अगर इन्हें लगता कि सामने वाले दुश्मन के पास बड़ी आर्मी है, हम लड़ नहीं सकते हैं, तो ये क्या करते थे, जिन लोगों को पकड़ के लाया है, जिनको हम स्लेव्स कहते हैं या प्रिजनर्स कहते हैं, ये उनको घोड़ों पे बिठाते थे सामने, और उनको यूनिफॉर्म वैसे ही पहनते थे, ताकि अगर हमला भी होगा तो उन्हीं को होगा। पहला हमला उन्हीं को होता था, हालांकि वो बेचारे लड़ने वाले नहीं होते थे, इसलिए मर जाते थे। तो मेन हमला बाद में होता था असली सोल्जर्स का। ये ट्रेंड था मंगोल्स का। इसी वजह से ये मंगोल एम्पायर इतनी ज़्यादा स्ट्रांग बन गई। कभी अगर वो प्रिजनर्स नहीं होते तो ये क्या करते थे, नकली सोल्जर स्टैचूज लगा देते थे, यानी लकड़ी का कोई टुकड़ा, उसके ऊपर कोई बर्तन डाल दिया, फिर कपड़े पहना दिया, हाथ बना दिया, जिसको उर्दू में बिजूका कहते हैं या स्कैरक्रो कहते हैं। ये घोड़े पे बिठाते थे सामने, ताकि सामने वाले को डर लगे आर्मी बहुत बड़ी है। अगर नाइट में हमला करते तो ये मशाल जलाते थे, लकड़ियाँ जलाते थे, ताकि जो आग है, एक एक सोल्जर 4-4 5-5 लाठियाँ रखता था हाथ में, ताकि उनको लगे बहुत वास्ट आर्मी है। इसी आर्मी को चंगेज़ खान ने कैटेगराइज किया था या ऑर्गेनाइज किया था, डिवीजन किया था ग्रुप्स में। सबसे छोटा ग्रुप 10 का और सबसे बड़ा ग्रुप 10,000 सोल्जर्स का। जो 10 का ग्रुप था, ये नॉर्मली जनरल्स होते थे, मेन जनरल्स जिनके हाथ में बड़ी कमांड होती थी। जो 100 का ग्रुप है, ये उससे थोड़े छोटे जनरल्स होते थे। इसी तरह से 1000 का ग्रुप, वो भी छोटे जनरल्स। इसका मतलब क्या हुआ, जो टॉप 10 है वो एक ग्रुप है, उनके साथ खान डिस्कशन करेगा, ग्रेट खान या जो भी खानेट का हेड था। उसके बाद अगर 100 की बात आई तो उनके साथ जो भी ऑर्डर्स फॉलो करने हैं, उनको जो भी करना है, उनको वो पहले वाले 10 बोलेंगे जिनको ऑलरेडी कमांड मिल चुकी है। ये 100 लोग ऑर्डर्स लेकर 1000 वालों के पास जाएंगे और 1000 वाले 10,000 वालों के पास। तो इस तरह से ये ट्रेंड था मंगोल्स का आर्मी में। तो पहले 10 सबसे छोटा यूनिट और सबसे बड़ा यूनिट 10,000 का। तो चंगेज़ खान ने अपनी, जैसे मैंने पहले भी कहा, उसने अपने जो सोल्जर्स है उसको डिवाइड किया था ट्राइबल ग्रुपिंग्स में, और इस तरह से अपनी जो मेजर कमांड्स होती है, यानी सबसे बड़ी कमांड होती है, जो सबसे बड़ी फौज होती थी उसके पास, वो दी जाती थी अपने रिलेटिव्स को, यानी वो अपने रिलेटिव्स को आर्मी का हेड बनाता था। इसी तरह से जैसे मैंने पहले भी कहा, कोई भागने की कोशिश करता, कोई किसी तरह की भी गलती करता तो उसको खतरनाक पनिशमेंट मिल सकती थी। तो ये मंगोल्स का ट्रेंड मैंने बोला है, किस तरह से मंगोल्स की आर्मी थी, कैसे सोल्जर्स को मेंटेन किया जाता था, बैटल्स के लिए तैयार किया जाता था, बल्कि लड़ना उनकी हॉबी थी, बल्कि बचपन से ही उनको ट्रेन किया जाता था कि किस तरह से लड़ना है। यहाँ पे आपको नज़र आएगा जो आपको बड़ा सा, मैंने बोला बड़ा सा सोल्जर्स का ग्रुप 10,000 का, जिनको बोलते थे तुमान। इस तरह से बाद में छोटी यूनिट्स के बारे में भी अलग अलग नाम है। तो खैर, हाई पोस्ट्स वर गिवन टू द मंगल प्रिंसेस और फ्रेंड्स ऑफ चंगेज़ खान और ग्रेट खान, जो उनके लिए लॉयल थे। तो मंगोल्स में जो लॉयल था उसी को हाई पोजीशन मिलती,
और ओबेसली यहाँ पे मेरिट वेरिट कोई मतलब नहीं रखता था। मेरिट मतलब यहाँ पे ज़्यादातर स्किल्स नहीं देखे जाते थे। हाँ, लड़ने के स्किल्स मैटर करते थे, लड़ने के मामले में। एडमिनिस्ट्रेशन के मामले में ऐसा कुछ नहीं था। यूजुअली वो फॉरेनर्स को अपॉइंट करते थे, जो हम आगे देखेंगे। So all these measures ended the old tribal system based on clan and blood relations। अब जैसे एम्पायर बड़ी हो गई, ब्लड रिलेशंस या जो क्लैन बेस्ड रिलेशंस होती है वो उनकी इम्पोर्टेंस भी ख़त्म हो गई, क्योंकि अब वो चीज़ें अब स्टेबल नहीं रह सकती है, क्योंकि एम्पायर बढ़ चुकी है। ये अब कोई छोटी ट्राइब नहीं है जहाँ पे ये पॉसिबल है। तो चंगेज़ खान का ट्रेंड मैं पहले ही बोल चुका हूँ। उसने जो भी नई नई सिटीज़, नए नए रीजन्स को कॉन्कर किया, उनको अपने बेटों में बांट दिया, अपनी अम्पायर को टुकड़े में बांट दिया, लेकिन किसी एक को ग्रेट खान बना दिया। जो एल्डेस्ट सन था जोची, जिसका मतलब है मंगोलियन लैंग्वेज में गेस्ट, क्योंकि मैंने पहले भी कहा है चंगेज़ खान का ये बड़ा बेटा था, ये उसका मगर अपना बेटा नहीं था। एक्चुअली हुआ क्या था, चंगेज़ खान की वाइफ को जो उसके एनिमीज़ थे, काइतीज़, उनके एनिमीज़ थे, उन्होंने किडनैप किया। किडनैप के 8 महीने बाद जब चंगेज़ खान ने उसको छुड़ाया तो तब वो प्रेग्नेंट थी, और फिर जब वो बच्चा हुआ उसका नाम रखा गया जोची, और मंगोलियन में इसका मतलब है गेस्ट। लेकिन चंगेज़ खान ने कोई डिफरेंस नहीं रखी, उसको बच्चे की तरह पाला, बल्कि सबसे ज़्यादा प्यार उसी से था। बाद में कुछ प्रॉब्लम्स हुई सन और बेटे के बीच में, तो चंगेज़ खान ने उसको जहर देकर मार दिया। तो खैर, जब तक वो ज़िंदा था जोची, तब तक उसको रशियन स्टीप्स मिले। सेकंड सन चगताई को ट्रांसऑक्सीनिया स्टीप, या फिर जिसको पामिर माउंटेन्स के बीच वाली लैंड कहते हैं, वो मिला। इसी तरह से चंगेज़ खान का जो थर्ड सन था ओगताई, वो बन गया उसका सक्सेसर, यानी उसी को खानेट का पहला टाइटल मिला, उसी को खाकान का पहला टाइटल मिला। मैंने पहले भी कहा है ओगताई उसका थर्ड सन था, वही चंगेज़ खान के बाद बना ग्रेट खान, जिसने अपनी कैपिटल सिटी बनाई मंगोलिया में काराकोरम, जो काराकोरम माउंटेन है वहाँ पे। तो जो सबसे यंगेस्ट था वो था तोलाई, उसको मिली मंगोलिया की लैंड्स, जो मंगोलिया आज है वहाँ पे तोलाई था। तो इसी तरह से जैसे मैंने कहा मिलिट्री या किसी तरह की भी ड्यूटीज़ वो मोस्टली देता था अपने बेटों के बाद आर्मी जनरल्स को। तो आर्मी जनरल्स काफ़ी इम्पोर्टेंट हुआ करते थे, उनको बेटों के बाद पोजीशंस दी जाती थी, अच्छी पोजीशंस, और इनमें सबसे ज़्यादा होते थे मंगोल्स ही, यानी मंगोल ओरिजिन से रखने वाले लोगों को हाईएस्ट पोजीशंस दी जाती थी आर्मी में, बेटों के बाद, सन्स के बाद। चंगेज़ खान के बारे में कहा जाता है उसने बहुत ही अच्छा पोस्टल सिस्टम या कुरियर सिस्टम इस्टेब्लिश किया, जिसमें घोड़ों का इस्तेमाल किया जाता है, फास्ट हॉर्सेस, जिनका काम ही था न्यूज़ पहुंचाना एक पार्ट से दूसरी पार्ट। यानी अगर वो कोई फरमान या ऑर्डर पास करता है तो उसको ले जाने वाले घुड़सवार होते थे, और वो बहुत तेज़ी से, बहुत फास्ट ले जाते थे उन खान्स के पास या जिनके लिए वो ऑर्डर्स थे। तो Mongols, the Mongol nomads contributed a tenth, 1/10 of their herd, either horses or livestock as provisions। तो जो भी मंगोल नोमैड्स थे उनका काम ही था कि जो भी वो घोड़े पालते या कोई भी जानवर पालते, उसका 10वां हिस्सा वो देते थे मंगोल खान्स को, आई मीन टू से किंग्स को, एज अ ट्रिब्यूट, एज अ गिफ्ट, एज अ प्रोविजन, एज अ टैक्स। सो दिस वॉज कॉल्ड एज कुबकर टैक्स, यानी अपने किंग को खुश करने के लिए और उसकी जो रूल है उसके रूल को अप्रिशिएट करने के लिए, या वास्ट रिचेस मिलने के लिए, क्योंकि नई नई लैंड्स मिलती थी और इस वजह से इनको फ़ायदा भी होता था, तो टैक्स के तौर पे ही वो पे करते थे। तो करियर सिस्टम जो मैंने पहले भी कहा उसको बोलते थे याम। तो याम enabled the Mongol rulers to keep a check on the developments at the farthest end of their regime across the continental landmass। कॉन्टिनेंटल लैंड मास मैंने पहले बोला, एशिया से लेकर यूरोप तक काफ़ी वास्ट लैंड थी जिस पे कंट्रोल था इनका। तो ये जो याम सिस्टम था, कुरियर सिस्टम था, यानी घोड़े जो घुड़सवार थे उनके हाथों में लेटर या फरमान देना और बहुत जल्दी से पहुंचाना, और ये यार्ड्स पे होता था, यानी एक घोड़सवार कुछ माइल्स तक जाता, फिर वहाँ से दूसरा, फिर वहाँ से तीसरा, और इस तरह से ये ट्रेंड चलता रहता था। सो
जो भी लोग जिन पे रूल किया गया, मंगोल्स ने जिन पे रूल किया, तो ओबेसली कोई सेंस ऑफ एफिनिटी नहीं था उनके साथ, क्योंकि वो डिफरेंट कल्चर के थे, उनके हैबिट्स डिफरेंट थे, उनका रिलीजन डिफरेंट था। इस वजह से लोगों में जो टेरर था, जो दुश्मनी थी, जो जहर भरा था, वो उनके वो क्लोज नहीं ले सका मंगोल्स के, यानी मंगोल्स कभी किसी के अच्छे रूलर्स नहीं बन पाए। तो ये एक खास फैक्टर है बिकॉज ऑफ देयर डिस्ट्रक्शन, डिवेस्टेशन, किलिंग्स एंड मैसेक्योर्स। तो इंशाल्लाह कमिंग जो वीडियो लेक्चर होगा उसमें हम इसी टॉपिक को आगे ले जाएंगे। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए मोर वीडियोस के लिए। आगे चलकर और भी कुछ नए वीडियोस लाएंगे और चैप्टर्स के बारे में और टॉपिक्स के बारे में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।